नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता एचएन अध्ययन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? यूजीसी नेट दिसंबर की सारी आपकी जो भी टॉपिक हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब आपके करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की है, तो पूरा टाइम है बस रिवीजन करने का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का। तो मैं भी यहाँ पे जो आपकी यूनिट 10 है, ठीक है, यूनिट 10 है आपकी यूजीसी नेट में। आपको पता है यूजीसी नेट में जो 10th नंबर की आपकी यूनिट है वो है हायर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। तो इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, हो सकता है कि आपने देख लिया हो वो वीडियो। अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए कि हायर एजुकेशन में हम लोग किस किस प्रकार से पढ़ाई करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर जैसे मान लो आपके 10 नंबर हैं तो 10 नंबर से 10 नंबर भी हम लोग ले सकते हैं हायर एजुकेशन में, क्योंकि इसका ज़्यादातर जो पार्ट है वो स्टैटिक का पोर्शन होता है। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है प्राचीन समय की कौन सी है, तो उसी से रिलेट करके पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन लेके आई, जो अभी आपके जून में ही एग्ज़ाम हुआ था, जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था 13 जून को, ठीक है। तो उसी के क्वेश्चन है यहाँ पे। तो हम लोग इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको एकदम तुरंत अपडेट आइडिया लगता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पूछा गया कि जो आपकी बौद्ध शिक्षा प्रणाली के आलोक में विद्यार्थी से 10 शिक्षा पढ़ानी, मतलब यहाँ पे 10 शिक्षा पढ़ाने का मतलब है कि 10 बुद्ध एजुकेशन में प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, उनके बारे में बात की गई, का पालन करने की अपेक्षा की गई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या आचार संहिता की जो आचार संहिता को नहीं दर्शाता है, मतलब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इसमें से पूछा गया है कि कौन से वो 10 हैं जिसमें से इनमें से नहीं है, जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे असमय भोजन ना करना, ठीक है, असत्य नहीं बोलना, इसके बाद संगीत और नृत्य का आनंद लेना, चोरी नहीं करना, दान पे उपहार स्वीकार करना। तो असमय भोजन नहीं करना, बुद्धिस्ट सिस्टम में जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कि बौद्ध लोग जो हैं शाम को सूरज डूबने से पहले ही खाना खा लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो सही है। इसके बाद असत्य नहीं बोलना, झूठ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी इसमें रखा गया है जो आपके 10 सिख पठानी है। इसके बाद संगीत और नृत्य का आनंद लेना, तो ये गलत है आपका। उसमें बताया कि संगीत और नृत्य का आनंद नहीं लेना, क्योंकि उनका मानना है कि ये सब भोग विलास की चीज़ें हैं, ठीक है, तो इनसे दूर ही रहना चाहिए। इसके बाद चोरी नहीं करना, तो ये सही है। इसके बाद दान में उपहार स्वीकार करना, मतलब अगर आप दान दे रहे हैं तो आप अपेक्षा करते हैं कि सामने वाला भी आपको दान या उपहार दे। मतलब जैसे आजकल अपने सिस्टम में थोड़ा सा आज के हिसाब से बताती हूँ कि आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं उसके बर्थडे पे या किसी प्रकार से, तो आप कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों की ये रहता है कि मेरा जब बर्थडे होगा तब मुझे भी गिफ्ट मिलेगा। अगर नहीं ऐसा किया गया तो उस पर पता लगा तांडव ही हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से भी दूर रहना। तो इसके हिसाब से है कि आपका ए और बी, बी सी और सी डी, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी और ई, क्योंकि ये चीज़ें जो है इनसे आपको दूर रहना है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपकी बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम है, मतलब बौद्ध शिक्षा प्रणाली, इसमें 4 नोबल सत्य बताए गए हैं कि ऑल लाइफ नोज सफरिंग, सारा जीवन दुख जानता है, ठीक है, एक तो ये है। इसके बाद दुख का कारण अज्ञान की आसक्ति, मतलब जो भी समाज में चीज़ें हैं या दुनिया में है वो सभी दुख का कारण है, ठीक है। दुख को खत्म करने का एक तरीका है, उसमें दुख को खत्म करने के एक तरीके बताए गए हैं, यही दुख मिटाने का तरीका। ये ऐसे 4 नोबल ट्रूथ बताए गए हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन में, ठीक है, कि किन किन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, किस वजह से हमें दुख होता है, ठीक है। मैंने बताया कि जो मोह माया है जो आजकल बहुत ज़्यादा है, कि वही सारा दुख का कारण है, उनसे हमें दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या चीज़ें हैं, दास शिक्षा पदानी, जो 10 प्रिंसिपल हैं वो कौन कौन से हैं, हिंसा ना करना, चोरी ना करना, भ्रष्ट आचरण में शामिल ना होना, ठीक है, मतलब कुछ गलत हो रहा है तो उसमें शामिल नहीं होना। इसके बाद झूठ नहीं बोलना, नशीले पदार्थों का सेवन ना करना, ठीक है, आरामदायक बिस्तर का प्रयोग नहीं करना, ठीक, मतलब आप ज़मीन में सोएं,
ठीक है, ये ऐसा प्रावधान उद्दिष्ट जो प्रिंसिपल है 10 उसमें बताए गए हैं। नृत्य एवं संगीत में भाग ना लेना, ठीक है, इन सबसे दूर रहना। इसके बाद अनियमित रूप से भोजन ना करना, उपहार स्वीकार ना करें, ना या दूसरे की संपत्ति का लालच ना करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरे की संपत्ति का लालच है। पैसे की बचत ना करें, पैसे की बचत ना करें, क्योंकि उन्होंने बताया ये सब मोह माया एक दिन खत्म हो जाना है, ठीक है। तो मेन है कि इन्होंने बताया कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये जो 10 प्रिंसिपल हैं इनसे हमेशा ही इनको ही फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो आपको पहले जो क्वेश्चन पूछा गया उसका मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, इसीलिए कि आपको जो 10 कौन से प्रिंसिपल है वो पता हो, ठीक है। तो उससे आपको यहाँ से आसानी से पता चल जाएगा कौन कौन से आंसर निकले। इसके दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब है हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उससे रिलेट करता हुआ है। तो यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन से कथन सही है कौन सा नहीं। नई शिक्षा नीति 2020 में संस्थानों के बीच क्रेडिट्स के अंतरण की सुविधा के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की सिफारिश की गई थी। जो आपने सुना भी होगा कि CBSE, हर्षिता मैम ने भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में करवाया होगा ये वाला पार्ट, ठीक है, कि जो क्रेडिट ट्रांसफ़र होगा आपका, ठीक है। इसके NEP 2020 के उद्देश्यों में से एक देश में बहुविषयक संस्थानों की संख्या में वृद्धि करना। बहुविषयक क्या है कि आप जैसे अभी उसमें रखा गया है ना कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। साइंस, पहले ऐसा होता था कि साइंस ही ले सकते हैं, आर्ट ही ले सकते हैं, या फिर मतलब एक स्ट्रीम आपको चुननी होती थी। अब क्या है कि आप साइंस का भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, आर्ट का भी ले सकते हैं, या फिर आपको BCom का कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो वो ले सकते हैं। इसको ही बोलते हैं बहु विषयक, मतलब मल्टी लिंगल जो डिसिप्लिनरी होता है उसकी बात की गई कि बच्चा जो चाहे वो चीज़ें उस हिसाब से पढ़ाई कर सकता है, ठीक है। क्रेडिट सिस्टम यहाँ पे क्या और है, जैसे है कि अगर आपने केवल BSc प्रीवियस कर लिया है, फिर उसके बाद अब किसी वजह से जॉब लग गई या फिर किसी वजह से आपकी पढ़ाई छूट गई, जो भी रीज़न है, तो जो 1 साल का है उसको आपका सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही हैं। जब आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ते हैं तो उसमें ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा और अच्छे से। जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो हमें किस के संदर्भ में पढ़ती है, हायर एजुकेशन के संबंध में अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या बताया गया है कि सबसे ज़्यादा कि होलिस्टिक, मतलब चहुमुखी विकास किया जाएगा बच्चे का। इसके बाद है कि ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट फॉर सिस्टम, बच्चों के हिसाब से लर्निंग एनवायरनमेंट बनाया जाएगा। मोटिवेटेड, इसके बाद एनर्जाइज्ड एंड कैपेबल फैकल्टी, मतलब ऐसी फैकल्टी हो जो खुद भी मोटिवेट रहे, एनर्जी से भरपूर हो और बच्चों को भी उसी प्रकार से मोटिवेट करे। टीचर एजुकेशन की बात की गई, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन पे काफ़ी ध्यान दिया गया। क्लास 5th के बाद से आपकी वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। इसके बाद प्रोफेशनल एजुकेशन, जो टीचर हैं उनकी भी एजुकेशन की बात की गई, जो जॉब कर रहे हैं या फिर जो जॉब आगे करेंगे, ठीक है। इसके बाद प्रमोटिंग हाई क्वालिटी रिसर्च, रिसर्च के क्षेत्र में भी प्रमोशन हो, इस प्रकार से पढ़ाई रखी जाएगी जिससे कि जो बच्चे हैं वो आगे जाके रिसर्च भी करें, ठीक है। इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लीडरशिप, इन सब की भी लीडरशिप की भावना का विकास किया जाए। ट्रांसफॉर्मिंग द रेगुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इसके बाद प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर, जो भारतीय कह सकते हैं कि कल्चर है, आर्ट है और जो भाषाएं हैं उनका भी प्रमोशन किया जाएगा। इसके बाद टेक्नोलॉजी यूजेस एंड इंटीग्रेशन, इसके बाद डिजिटल लिटरेसी पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। आपको पता है कितने सारे प्लेटफॉर्म है सब चीज़ों पे। तो यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आपके क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पूछा जाएगा, इसके बाद हायर एजुकेशन में भी पूछा जाएगा। तो इसको हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने चीज़ें हैं आपको सब पॉइंट टू पॉइंट पता होने चाहिए, ठीक है। और मैंने इसकी एक क्लास भी करवाई है, अगर आप लोग नहीं देखिए तो वो लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे करिकुलम की बात की गई, पैडागोगी, एग्जामिनेशन कैसा रहेगा, ये है आपका एकेडमिक बैंक क्रेडिट, ठीक है। सर्टिफिकेट मिलेगा 2 साल का
हो गया, 3 साल का हो गया तो आपको डिग्री मिलेगी, 4 साल का है तो आप रिसर्च वर्क में आगे जा सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट वेलनेस, मतलब स्टूडेंट की सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा, हॉस्टल की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद मेडिकल फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। इंटर्नशिप की बात की गई, इंटरनेशनलाइजेशन की बात की गई, ठीक है, कि मतलब ग्लोबल लेवल पे हम भारतीय शिक्षा को लेके जाएंगे, जैसे कि प्राचीन समय में हुआ करता था, बाहर से लोग पढ़ने आया करते थे, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़ें रखी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल एंट्री की बात की गई, मल्टीपल एडजस्ट, वही जो आपने बीएससी प्रीवियस किया तब आप कुछ और भी कर सकते हैं। उसके बाद जब दोबारा आप एडमिशन लेंगे तो आपको बीएससी सेकेंड ईयर से एडमिशन मिलेगा, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इसके रिसर्च पे काफ़ी ध्यान दिया। फैसिलिटेट ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, ठीक है, आपका एक एकेडमिक बैंक क्रेडिट बनाया जाएगा, वहाँ पे आपके जो भी क्रेडिट्स हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी विद इक्वलिटी और इक्विटी में मैंने एक क्लास में आपको बताया था। इक्वलिटी होती है कि सबको बराबर चीज़ें देना, इक्विटी होती है कि जिसको जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड करवाना। तो इन सब चीज़ों पे भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। इसके बाद वुमेन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इन सब पे भी ध्यान दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग अपने तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि 20वीं सदी के प्रारंभ में 1902 में महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ थे। जब 20वीं सदी थी, ठीक है, उसके प्रारंभ में ही 19 कब की बात कर रहे हैं, 1902 की। महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ कहाँ थे, तो रुड़की में था, मद्रास में, कानपुर, शिवपुर बंगाल, इसके बाद पूना। तो आपको बताना है कि 1902 में कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे, ठीक है। तो आपका रुड़की भी था, इसके बाद है मद्रास भी था, ठीक है। इसके बाद शिवपुर बंगाल, पूना। अब हम लोग ऑप्शन भी देख लेते हैं कौन कौन से। ABD है, ABDE है, इसके बाद ABCE है, इसके बाद D ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही है आपका, क्योंकि जो कानपुर था ये 1902 में नहीं था, ये बाद में यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इसके हिसाब से, क्योंकि 1902 का पूछा गया, 1902 का, तो हम लोग को 1902 के हिसाब से बताना है। देखो अब हायर एजुकेशन में प्राचीन टाइम की चीज़ें या पुरानी चीज़ें कितनी पूछी जाती हैं, ये फैक्ट रिलेटेड है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा स्टेटिक बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अभी आपके जून के ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे बी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कानपुर नहीं होगा, बाकी सारे आपके होंगे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कब कब ऐसे रही हैं। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, गुंडी ऐसे करके कुछ जगह है, ठीक है। तो ये आपकी मद्रास में पढ़ती थी उस टाइम पे, ठीक है। तो कब था, 1794 में, ठीक है। रुड़की का, पुणे का, इसके जो कानपुर हम लोगों ने सेलेक्ट नहीं किया है, वो कानपुर का कब आया था आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हरकोट बटलर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर, ये 1920 में आया था। हम लोगों को कब से कब तक की पूछी गई, 1902 तक की। तो मतलब इससे पहले कि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं वो आपके ऑप्शन के हिसाब से सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये सारे ही देख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई और पूछ लिया गया तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। फिर से नीचे 2 कथन दिए गए हैं, और शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का उसके अधिगम अनुभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब जो स्टूडेंट है उसके कल्चरल बैकग्राउंड का उसके सीखने पे, मतलब जो भी वो सीखता है उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये कथन बोला है। इसके दूसरा है लैंगिकता शैक्षणिक संप्राप्ति का प्रबल निर्धारक नहीं है, मतलब जेंडर इज नॉट स्ट्रॉन्ग प्रेडिकेटर ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट, ठीक है। तो जो भी बच्चा है सीखता है उसके कल्चर बैकग्राउंड जो भी है उसका ज़रूर प्रभाव पड़ता है, तो ये तो आपका गलत है, ठीक है। इसका दूसरा है कि जेंडर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग प्रेडिकेटर ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट, ठीक है।
तो ये बात सही है कि मतलब जेंडर नहीं डिसाइड करता है कि आपका अचीवमेंट कैसे रहेगा। लड़कियां भी अच्छे अच्छे फील्ड में जा रही हैं। इनफैक्ट जो रिजल्ट आते हैं सीबीएसई के, ठीक है, तो लड़कियां ही आगे आती हैं। अब तो यूपीएससी आपका हो गया या यूपीपीसीएस हो गया, वहाँ पे भी लड़कियां आगे आती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सही दी गई है। उन्होंने बोला नहीं, नॉट दिया है ना, तो इसके हिसाब से आपका कौन सा डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर से दो कथन दिए गए, उनको पढ़ के आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो लाहौर स्थित पंजाब विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान हुई थी, ठीक है। मतलब जो लाहौर में स्थित विश्वविद्यालय था और किसके इलाहाबाद की बात की गई, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय था, ठीक है। तो कोलोनियल रूल, मतलब इस ब्रिटिश काल को ही इसको बोला जाता है कोलोनियल रूल, जिसको क्या बोलते हैं औपनिवेशिक शासन। ठीक, इसके दूसरा कथन है उनकी स्थापना का मुख्य कारण इन स्थानों पे ओरिएंटल और आधुनिक यूरोपीय शिक्षा सहित उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग थी। तो एक तो वो अपना जो ब्रिटिश सिस्टम है उसको भी बढ़ाना चाहते थे, इसके बाद उच्च शिक्षा की काफ़ी मांग भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उनको लगता था अगर पढ़े लिखे होंगे इंडियंस तो जो भी काम है, जो भी सिस्टम है सारा, उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो है ए आंसर वो सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो 13 जून को ही आपका सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें हायर एजुकेशन के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उसको देखेंगे। तो सबसे पहला, निम्नलिखित में से किन कौशलों को मृदु कौशल, सॉफ्ट स्किल जिसको बोलते हैं, कहा जाता है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग है, मार्केटिंग है, कम्युनिकेशन है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, मतभेद समाधान, या फिर लीडरशिप। तो सॉफ्ट स्किल का मतलब क्या है कि जो आप अपने थिंकिंग का यूज़ करके चीज़ें करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग आंसर देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सॉफ्ट स्किल्स कौन कौन से हैं हायर लर्निंग लेवल के अकॉर्डिंग। एक तो आपका कम्युनिकेशन स्किल है, मतलब कैसे आप अच्छे से बातचीत कर पाते हैं वो। क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, मतलब कोई भी समस्या है तो आपको उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद है टीम वर्क स्किल, मतलब टीम में काम कैसे करना चाहिए, ये स्किल्स। इसके बाद कंटिन्यूस लर्निंग एंड गोल मैनेजमेंट स्किल, तो ये आपका हो गया। मतलब जो भी, जैसे आपका अभी दिसंबर में एग्ज़ाम है तो उसके लिए आप किस प्रकार से अपने टाइम टेबल मैनेज करते हैं, क्या रिवीजन करते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं, ये सब स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। इसका लीडरशिप, कोई भी चीज़ है उसको आप कैसे लीड करते हैं अच्छे से। इसके बाद मोरल एंड प्रोफेशनल एथिक्स। इसके बाद है टेक्नोलॉजी स्किल, ठीक है। तो हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग के लेवल पे ये आपकी 7 स्किल आती हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग अपना क्वेश्चन जब देखते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी दी गई है। डिसीजन मेकिंग हो गई, मार्केटिंग इसमें नहीं आता है। इसके बाद कम्युनिकेशन हो गया। इसके बाद आपका हो गया कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मतभेद समाधान। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक पर्टिकुलर जैसे प्रॉब्लम है तो उस पर बहुत सारे लोग टीम वर्क की यहाँ पे बात की जा रही है, वो लोग सब अपने अपने मतभेद देंगे, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, कोई कहता है इस प्रकार से करना चाहिए, कोई कहता है इस प्रकार से करना चाहिए। इसके लीडरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मार्केटिंग नहीं होगा, बाकी सारे हो जाएंगे, तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु नई शिक्षा पद्धति, जो आपका एनईपी है 2020 की सिफारिशें हैं। अब देखो एनईपी से फिर से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, तो कौन कौन सी सिफारिशें हैं यहाँ पे। सबसे पहले कि राष्ट्रीय शोध संस्थान खोले जाएं हायर एजुकेशन के लिए। इसके सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन। अब इसका क्या मतलब है कि सब का प्रत्यायन किया जाए जितने भी हायर एजुकेशन हैं। इसके बाद है व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य धारा शिक्षा में समाकलन, मतलब वोकेशनल एजुकेशन को भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए, जो कि एनईपी ने क्लास 5th के बाद से ये बात की भी है कि इसके बाद वोकेशनल एजुकेशन पढ़ाई जानी चाहिए बच्चों को। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अर्हता फ्रेमवर्क की स्थापना,
इसके बाद जो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होता है, जो है आपका NHEQ, मतलब ये फ्रेमवर्क है कि क्वालिफिकेशन की क्या क्वालिटी है, ये सबको चेक करेगा, ठीक है। इसकी भी स्थापना की जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन सही है, हायर एजुकेशन की क्वालिटी को और अच्छा बढ़ाने के लिए कौन NEP ने क्या क्या सुझाव दिए हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें सही से दी गई हैं, तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये सारे ही सुझाव दिए गए हैं। हम लोग इसका भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब हमने अभी डिस्कस किया था, यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई थी, रिसर्च को बढ़ावा मिले, ठीक है, और आपको उसका फ्रेमवर्क भी बनाया जाए, ये सारी चीज़ें। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाली जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी है वो लोग देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1850 के मध्य दशक से उच्चतर शिक्षा के विस्तार के प्रभावों के आलोक में गलत है। अब यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए हैं उसमें से आपको क्या बताना है, गलत। ये चीज़ भी आपको एग्जाम में बहुत याद रखनी, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी ये कन्फ्यूजन होता है कि जैसे पूरा यहाँ से पढ़ लिया, निम्नलिखित कौन सा वर्ष 1850 के मध्य दशक से उच्चतर शिक्षा के विस्तार के प्रभावों, इतना ही पढ़ के बच्चे छोड़ देते हैं, नहीं ये नहीं देखेंगे, उसके बाद सही से टिक करके आ जाएंगे और क्वेश्चन और वैसा ऑप्शन भी दे देते हैं, ठीक है। तो NTA भी कम होशियार नहीं है, तो आप लोग को NTA से ज़्यादा ही अच्छे से सोच के चलना है। तो यहाँ पे गलत पूछा गया है। तो सबसे पहले है कि करजन का विश्वविद्यालय सुधार उच्चतर शिक्षा के प्रसार की दिशा में सरकारी अभिवृद्धि के विकास में एक उच्च बिंदु था, ठीक है, ये बात की गई थी। इसके बाद है, ये प्रयास भारतीय समाज के सुधार तथा सती प्रथा जैसी बुराइयों को समाज से दूर करने संबंधी व्यापक कार्यक्रम का एक भाग थे। इसके बाद है कि वर्ष 1857 में 2 विश्वविद्यालय कलकत्ता तथा मद्रास में स्थापित किए गए थे तथा महाविद्यालय उच्चतर शिक्षा का एक अभिन्न भाग बन गए, ठीक है। इसका चौथा है, महाविद्यालय में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता था जो प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होते थे। अब देखो, करजन का विश्वविद्यालय सुधार उच्चतर शिक्षा के प्रसार की दिशा में सरकारी अभिवृद्धि के विकास में एक उच्च बिंदु था। ये क्वेश्चन काफी पूछा भी जाता है, तो ये सही है आपका ए वाला, ठीक है। इसके बाद है, ये प्रयास भारतीय समाज के सुधार तथा सती प्रथा जैसी बुराइयों को समाज से दूर करने संबंधी व्यापक कार्यक्रम का एक भाग था। मतलब जो भी ये प्रयास किया गया, इन सब जो रूढ़वादिता वाली चीजें थी समाज में, उनको समाज से दूर करने के लिए भी एजुकेशन की मांग बहुत बढ़ रही थी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी सही है। इसके बाद 1857 में 2 विश्वविद्यालय, ये बिल्कुल बात गलत है। आपने अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पे हमेशा 3 विश्वविद्यालय खोले गए थे, 2 नहीं थे, ठीक है। तो ये गलत हो गया आपका। इसके बाद महाविद्यालय में उन्हीं छात्रों को प्रवेश मिलेगा जो उत्तीर्ण होंगे, ऐसा भी कुछ सिस्टम नहीं था। तो क्या पूछा गया है, गलत पूछा गया है। तो गलत कौन से हो गए, सी और डी यहाँ पे गलत हो गए, ठीक है। अब इसको मैं दिखा भी देती हूँ कि 3 विश्वविद्यालय की बात हुई थी, ना कि 2 विश्वविद्यालय की बात, ठीक है। जो वुड डिस्पैच सिफारिश के बाद इन विश्वविद्यालयों को गठन किया गया जुलाई 1857 में। एक तो आपका कलकत्ता था, इसके बाद बॉम्बे, ठीक है, और फिर 1857 में मद्रास, जो अब चेन्नई है, ठीक है। इसके बाद 1882 की ये बात आ गई। तो यहाँ पे 3 थे, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। वुड डिस्पैच की सिफारिश के आधार पर 3 विश्वविद्यालय बनाए गए थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और भी है कि 1904 में कौन कौन से विद्यालय थे, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे और भी दिया गया है कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, ये 3 आपको याद रखने हैं। ये 3 विश्वविद्यालय बनाए गए थे कब, 1857 में, ठीक। तो ये मेन मुद्दा यही है। लॉर्ड कर्जन ये भी पूछ सकते हैं किसके टाइम पे, तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है। अब यहाँ पे पूछा गया UGC की स्थापना की सिफारिश पर की गई थी, खाली स्थान दिया गया है। जो UGC की स्थापना की गई वो किसकी सिफारिश पे की गई थी, विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश पे, उच्च शिक्षा आयोग की सिफारिश पे, शिक्षा मंत्रालय की सिफारिश पे, या फिर योजना आयोग की सिफारिश पे, ठीक है।
तो आपको पता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो था उसके सिफारिश पे ये यूजीसी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग इसको थोड़े डिटेल में डिस्कस भी कर लेते हैं जिससे आपके पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है तो ये है आपका जो भारत में शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली तैयार करने का पहला प्रयास 1944 में भारत में युद्धोत्तर शैक्षिक विकास पे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पे हुआ था, जिसे सार्जेंट रिपोर्ट के रूप में भेजा गया था। ठीक है, अब मेन हम लोगों को जो देखना है कि आज़ादी के तुरंत बाद, ठीक है, जो 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट करना और देश की वर्तमान भविष्य की जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप वांछनीय सुधार और विस्तार का सुझाव देना। तो ये पूरी लाइन है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, कभी कभी ये लाइन भी से क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, तो कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में और विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश पे यूजीसी की स्थापना की गई थी। ठीक है, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक, तो यूजीसी की स्थापना अगर पूछी जाए किसकी सिफारिश पे की गई, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे भी दो कथन दिए गए हैं जिनको पढ़ के आपको बताना है कि कौन से कथन यहाँ पे सही है। तो सबसे पहला तो है यहाँ पे कि वैदिक काल में पुरुष और महिला दोनों की शिक्षा अभिगम्य थी। अभिगम्य का क्या मतलब हो गया कि वैदिक काल में पुरुष और महिला को बराबर रखा जाता था, उनकी शिक्षा मतलब सब कुछ इक्वल था। ठीक है, जैसा आप बाद में आपने देखा वैसी चीज़ें नहीं थी। इसका वुड डिस्पैच 1854 में पहली बार इस बात को मान्यता दी कि सरकार को नारी शिक्षा के लिए खुलकर तथा स्नेहपूर्ण सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो ब्रिटिश पीरियड में सबसे पहले वुड डिस्पैच जो आपका आया था उसमें महिला की शिक्षा पे ये बात कही गई थी। अभी हम लोग जो एक और क्वेश्चन पढ़ा था यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये कर्जन की यहाँ पे बात की गई थी। एक कोई दूसरा क्वेश्चन था, चलो हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं। तो ये चीज़ महिला की शिक्षा को लेकर ये पूरा पॉइंट लिखा होगा आपको, ये फ्रैंक एंड कॉर्डियल सपोर्ट, ये लाइन आपको याद रखनी है। ये किस में कही गई थी? सबसे पहली बार वुड डिस्पैच में ये बात कही गई थी। और वैदिक काल में पुरुष और महिला को इक्वल समझा जाता था, उनकी शिक्षा पे भी समान ही ध्यान दिया जाता था। तो इस प्रकार से आपके दोनों ही कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये 14 जून का आपका पेपर जो था फर्स्ट शिफ्ट में आया था। ठीक है, इसमें सबसे पहले ही एनईपी का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको हम लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान समय में भारत में शोध और नवाचार के निवेश में जीडीपी के 1% से भी कम है। मतलब जो हायर एजुकेशन पे इस समय खर्च किया जा रहा है वो बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1% से भी कम का प्रावधान रखा गया है। किसपे? जो भी आपकी रिसर्च है, इनोवेशन है, ठीक है, उसमें आप यहाँ पे अच्छे से पढ़िएगा तब आंसर दीजिए। ठीक है, तो इन रिसर्च और इनोवेशन में 1% से भी कम खर्च किया जाएगा, ये बात कहेगी एनईपी में। इसका सेकेंड पॉइंट है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा की स्थापना की सिफारिश करती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोनों ही कथन यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। 1% की से कम की बात की गई, ये तो आपको पता चल गया किसमें? रिसर्च और इनोवेशन, मतलब जो भी आपकी शोध होती है उसमें। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट अगर पूछ लिया गया कितना, तो आपको याद रखना 0.69, ठीक है, % ही पैसा जो जीडीपी का है वो लगाया जाएगा किस पे? रिसर्च और इनोवेशन में। कहाँ पे? हायर एजुकेशन में। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं भारत में 0.69%। इसके बाद जो यहाँ पे और भी दिया गया 0.69, इसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वहाँ पे कितना लगाया जाता है? 2.8%। इसके बाद इजराइल 4.3%। आप लोग देख रहे हैं इस समय इजराइल और जो हमास का युद्ध चल रहा है, आपको पता ही होगा।
तो ये सोचो हायर एजुकेशन रिसर्च पे, क्योंकि वैसे भी इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है बहुत हाई फाई मानी जाती है पूरे ही विश्व में, ठीक है। इसके साउथ कोरिया जो है, जहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट रूल वगैरह भी हैं, वहाँ पे भी 4.2% लगाया जाता है रिसर्च पे। तो अपने भारत में काफ़ी कम ही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग को पेपर के हिसाब से तैयार करना है, ठीक है। तो कितना है, 0.6%, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, हम लोग अपना क्वेश्चन देखेंगे कि क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका एनईपी से देखो क्वेश्चन आया, तो एनईपी तो बिल्कुल घोर के पी जाओ, ऐसे समझ लो, ठीक है। दो कथन दिए गए, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सबसे पहले, बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों के कैंपस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, अन्य देशों में, ठीक है। इसके बाद है विश्व में शीर्ष 500 विश्वविद्यालय में से चयनित विश्वविद्यालय के भारत में संचालन के लिए किए जाने को सुकर बनाया जाएगा, ठीक है। तो हिंदी थोड़ी सी टिपिकल भी हो जाती है। और तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय को अन्य देशों में कैंपस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ये बात सही है। विश्वविद्यालय में 500 विश्वविद्यालय में से चयनित विश्वविद्यालयों को संचालन करने के लिए फैसिलिटेट मतलब ऑपरेट किया जाएगा। तो 500 नहीं है, जो आपकी NIRF की रैंकिंग भी आती है, आपने देखा होगा, तो यहाँ पे 100 की ही बात की जाती है, ठीक है। टॉप जो 100 होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 100 होता है, ना कि 500, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया आल्सो अडेयर टू, मतलब प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग में निम्नलिखित में कौन था। तो जो भारतीय शिक्षा आयोग बना था, ठीक है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पहला भारतीय शिक्षा आयोग कौन था जिसने किस पे बात की थी, 3 लैंग्वेज फॉर्मूले पर, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर देना, ठीक है। जो बच्चा सीरियस है वो जरूर देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला किस में बात की गई थी, ये क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। इसके नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अधीन मौजूदा विश्वविद्यालय में किए गए परिवर्तनों के आलोक में निम्नलिखित में कौन से सही नहीं है। तो अब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की बात की जा रही है सबसे पहले तो, और क्या पूछा गया, कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। तो विश्वविद्यालय के कार्यों का विस्तार, ठीक है। इसका सीनेट के चुनाव के नए सिद्धांत का प्रारंभ, इसके बाद विश्वविद्यालय में महाविद्यालय को संबद्ध करने हेतु आसान शर्तें, इसके बाद है विश्वविद्यालय को क्षेत्रीय इकाइयों की परिभाषा। तो जो आपका 1904 का भारतीय शिक्षा आयोग था, ठीक है, सॉरी, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अंतर्गत क्या क्या बात की गई और इसमें से कौन सी नहीं है, ठीक है। तो विश्वविद्यालय में महाविद्यालय को संबद्ध करने की हेतु और आसान शर्तें, तो ऐसा कुछ नहीं था, शर्तें बिल्कुल भी आसान नहीं थी उस टाइम पे। इसके बाद है आपका विश्वविद्यालय में सीनेट के आकार में वृद्धि, तो ये भी नहीं था, ये बाद में चीज़ें की गई थी जब भारत आज़ाद हो गया था, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कौन कौन सा नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। देखो आपको क्वेश्चन कितने ध्यान से पढ़ना है, ये चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अधीन मौजूदा विश्वविद्यालय में किए गए परिवर्तनों के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ठीक है, सही नहीं है। और यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आपको बहुत एकदम दिमाग खोल के क्वेश्चन पढ़ना है कि क्या पूछा गया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत सारे, मेरे हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन इसी में गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि नहीं पूछा गया होता है। अब यहाँ पे पूछा गया उत्तर का सही चयन करें, तो आपने यहाँ पे पढ़ा और इसके बाद देखा कि कौन कौन से सही हैं, ठीक है। तो आप ABC इनमें से कोई भी लगा के, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सबसे पहले तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे भी दिया गया है आपका, बच्चों के
वेदाध्ययन के प्रारंभ के अवसर पर किए जाने वाला उपनयन संस्कार बालकों और बालिकाओं दोनों के लिए किए जाते थे। ठीक है, ये वैदिक एजुकेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। प्राचीन भारत में आश्रमों और गुरुकुलों में बालक और बालिकाएं दोनों शिक्षा प्राप्त करते थे। तो मैंने बताया वैदिक एजुकेशन टाइम पे, वैदिक काल में जब गुरुकुल सिस्टम था, तब लड़के और लड़कियों के लिए इक्वल ही प्रावधान हुआ करते थे। तो आपके ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर है, अभी जून के, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं और मैंने इनको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने साथ में सारे सबका एक्सप्लेनेशन नीचे दे भी दिया है। अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है, क्योंकि बच्चे हिंदी मीडियम से भी हैं, इंग्लिश से भी हैं, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे NEP के बारे में भी और चीज़ें दी गई हैं। अब कुछ बच्चे जैसे बोलेंगे कि ये इंग्लिश में है, इसको हिंदी में नहीं कन्वर्ट किया, क्योंकि ये पिक्चर ही पूरा था, तो पिक्चर को थोड़ा सा मतलब कठिन हो जाता है। तो लेकिन आपको जैसे रैंकिंग पूछी गई क्वेश्चन में, तो कितनी होती है, 100 रैंकिंग होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। बाकी जितना हिंदी में कन्वर्ट हो सकता था वो मैंने कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल भी रहेगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करके आ सकते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है, तो सारे क्वेश्चन घूम फिर के बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि हम लोग ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहेंगे और आप भी बस पढ़ाई पे ध्यान देते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम को अब ज़्यादा टाइम नहीं है, बीच में दीपावली भी है, तो उसमें भी थोड़ा सा तो टाइम जाएगा आपका। और चैनल अध्ययन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।